हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ला सातेलिए नियम। ठीक है, ला सातेलिए नियम जो है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है नीट एग्जाम में इसके ज़्यादातर अधिकतर जो दैनिक जीवन में इसके महत्व हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मीठा खाने से दांत क्यों खराब हो जाते हैं, आर्द्र समय में पसीना अधिक क्यों आता है, ठीक है, तेज हवा में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, ये सब जो है ये किसके हमारे दैनिक जीवन में यूज है, ला सातेलिए नियम के यूज है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं और ला सातेलिए नियम क्या है वो आज क्लियर करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके यानी कि भौतिक शाम और रासायनिक शाम पर रा सातेलिए नियम के अनुप्रयोग कैसे हैं, ठीक है, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज ये जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। देखिए क्या है ला सातेलिए का नियम। ला सातेलिए नियम क्या है? ला सातेलिए नियम यानी कि ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल्स। क्लियर? ला सातेलिए नियम, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ला सातेलिए का नियम। क्लियर? ली चैटेलियर प्रिंसिपल। क्लियर? ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है ला सातेलिए का नियम, समझें। किसी अभिक्रिया में साम अवस्था मैंने आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में। साम अवस्था क्या होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों क्या हो, समान हो जाएं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? साम अवस्था कहते हैं। और साम अवस्था रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही पॉसिबल है, अनुत्क्रमणीय यानी कि इररिवर्स अभिक्रिया में पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यानी कि और एक पॉइंट और बताया था मैंने आपको, जो इक्विलिब्रियम है, साम अवस्था है, उसमें आप ये ना समझें कि अभिक्रिया रुकी हुई है। अभिक्रिया रुकती नहीं है, बल्कि अभिक्रियाओं के अग्र एंड पश्च यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस के जो वेग होती हैं, रेट होती हैं, वो क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? साम अवस्था कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में साम अवस्था पर विभिन्न कारकों के होने वाले प्रभावों का अध्ययन, यानी कि जो साम अवस्था में है उसमें विभिन्न कारक जो प्रभाव करते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? ला सातेलिए नियम कहलाता है। क्लियर? यानी कि साम अवस्था पर जो भी विभिन्न कारक उन पे प्रभावित होंगे, जैसे कि ताप है, दाब है, सांद्रता है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट है, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सब क्या है? इनके जो प्रभावित कारक हैं, इन्हीं का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके नियम से किया जाता है? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, ला सातेलिए नियम के अनुसार। क्लियर? देखिए क्या है, सन 1885 में फ्रेंच वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे भाई? फ्रेंच के थे। फ्रेंच वैज्ञानिक ला सातेलिए ने इस नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, किसने किया था? ला सातेलिए नियम जो था वो ला सातेलिए वैज्ञानिक ने किसमें? 1885 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो नियम दिया, तो इस नियम के अनुसार क्या है, देखिए, यदि किसी शाम निकाय में किसी कारक जैसे ताप यानी कि प्रेशर यानी कि दाब, सांद्रता, कंसंट्रेशन में परिवर्तन किया जाता है, तो शाम उस दिशा में विस्थापित होता है जिस ओर उस परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। क्लियर? फिर से देखेंगे, यदि किसी साम निकाय में किसी कारक जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में परिवर्तन किया जाता है, तब शाम उस दिशा में विस्थापित
होता है जिस ओर उस परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाए, निरस्त हो जाए। मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, जो नीट एग्जाम होने वाला है, यानी कि नीट एग्जाम में हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो हमारे यूनिट 7 है उसमें चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम, उसमें ये टॉपिक हमारा दे रखा है ला सातेलिए का नियम, ला सातेलिए के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ला सातेलिए नियम, रूल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये उसमें दे रखे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता है, चाहे एप्लीकेशन से पूछा जाता है या फिर जो हमारे दैनिक जीवन में यूज है उनसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नीट में ये आ चुका है कि मीठा खाने से दांत हमारे नष्ट हो जाते हैं, क्यों, इसका कारण क्या है, या हम इसे किस नियम के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ऑप्शन में बहुत सारे नियम दे रखे हैं, तो जौन सा होगा वो बुलाते हैं, तो क्या है वो ला सातेलिए का नियम, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि यानी कि तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, उसका क्या रीजन है। एक तीसरा पॉइंट ये है कि आर्द्र समय में या आर्द्र वायु में पसीना अधिक आता है, उसका क्या रीजन है, ठीक है। तो वो मैं आपको कराऊंगा दैनिक जीवन में अनुप्रयोग जो भी हैं इसके ला सातेली नियम के, और मैं इसमें आपको फिजिकल यानी कि भौतिक रसायनों पर बताऊंगा, रासायनिक साम पर, दोनों ही कराने वाला हूँ। फिलहाल में ये हमारा जो था ला सातेलिए का नियम था। अब हम करने वाले हैं शाम अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, शाम अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ला सातेलिए नियम जो था हमारा वो तो था ही था, साथ में क्या करेंगे, इसमें जो ला सातेलिए का जो नियम हमने लगाया था उसमें शाम अवस्था पर जो प्रभावित कारक हैं वो कौन कौन से हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर किस प्रकार से कार्यरत होंगे, क्लियर, किस प्रकार से रिवर्सिबल रिएक्शन पर इफेक्टिंग डालेंगे, ठीक है, वो हम करने वाले हैं। तो हेडिंग बनाएंगे शाम अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, क्लियर, हेडिंग बनाए शाम अवस्था, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, क्लियर, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है भाई। शाम अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक क्या कौन से हैं ये आप देख लीजिए भाई। शाम अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 हेडिंग बनाना है आपको, नंबर 1 हेडिंग बनाना है, क्या है भाई, सांद्रता का प्रभाव, क्या है, सांद्रता का प्रभाव, क्लियर, सांद्रता का परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन होगा, क्लियर, सांद्रता का प्रभाव लिख लो, या सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता का प्रभाव या सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, क्लियर, परिवर्तन यानी कि प्रभाव किस प्रकार से सांद्रता को अगर हम परिवर्तित करें या प्रभाव डालेंगे तो सांद्रता किस प्रकार ला सातेलिए यानी कि रिवर्सिबल अभिक्रिया पर सांद्रता का इफेक्ट क्या पड़ेगा यदि हम सांद्रता परिवर्तित कर दें। सांद्रता परिवर्तन कर दें, मानिए एक हमारी रिवर्सिबल अभिक्रिया है, अभी मैं बता रहा हूं सांद्रता का प्रभाव किस पे पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए किन किन पर पड़ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि माना एक अभिक्रिया क्या है, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन निम्न है, क्लियर, क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन निम्न है। कौन सी है भाई, जैसे कि देख लीजिए A प्लस बी रिवर्सिबल C+D, क्लियर, A प्लस बी रिवर्सिबल C+D। आप जानते हैं ये क्या है हमारे पास, बताइए, जो अभिक्रिया से पहले जो होते हैं यानी कि अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है, और जो बनते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं,
क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। और जब इन दोनों के शाम जो होते हैं बराबर हो जाए, शाम का मतलब इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया के जो वेग हैं, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग जब समान हो जाते हैं तो वह अवस्था क्या कहलाती है, शाम अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो हमें इस अभिक्रिया पर ला सातेलिए नियम के अनुसार हमें क्या बताना है, सांद्रता का प्रभाव बताना है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तभी आप यहाँ के इसके जो क्वेश्चन जितने ही बनेंगे वो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या है भाई, यदि किसी अभिक्रिया में, यहाँ पे लिखें भाई क्या है, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए, यदि किसी, देखिए क्या है, यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, किसकी, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए, क्यों बढ़ा दी जाए, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए तब साम अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी। बढ़ा दी जाए तब क्या हो, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए तब शाम अवस्था अग्र दिशा में, तब शाम अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन क्या आएगा भाई, क्वेश्चन ये आएगा, यदि किसी रिवर्सिबल अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए तब जो साम अवस्था होगी वो किधर विस्थापित हो जाएगी, अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में, दोनों में, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या है, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए तब साम अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है। ठीक है, अब इसका अपोजिट देख लें भाई, अपोजिट क्या है, अब ये आ जाए कि यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए, यदि किसी अभिक्रिया में उत्पादों की सांद्रता बढ़ा दी जाए तब साम अवस्था क्या होगी, विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। तो यहीं पे लिखना है भाई, यहीं पे इसका अपोजिट लिखना है, यदि किसी अभिक्रिया में उत्पादों की, यानी कि उत्पादों की सांद्रता बढ़ा दी जाए तब साम अवस्था विपरीत, यानी कि पश्च, या लिख सकते हैं हम पश्च लिख सकते हैं, या बैकवर्ड लिख सकते हैं, दिशा में विस्थापित हो जाती है। क्लियर, दिशा में विस्थापित हो जाती है। ठीक है भाई, ये दोनों पॉइंट हो गए। यदि हम क्या काम करें, A प्लस बी की सांद्रता बढ़ा दें, तब आपसे पॉइंट ये पूछा जाए कि इस अभिक्रिया में साम अवस्था किधर विस्थापित होगी। ठीक है, अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में। क्लियर, तो किस दिशा में होगी, अग्र दिशा में होगी। अब हम क्या काम करेंगे, अग्र दिशा का मतलब समझ रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां से इधर फॉरवर्ड हो गई। अब यदि हम सांद्रता क्या करें, प्रोडक्ट की, उत्पाद की बढ़ा दें तब क्या होगी, जो हमारी साम अवस्था होगी वो क्या होगी, पश्चिम दिशा में विस्थापित
हो जाती है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। ये क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्वेश्चन अधिकतर यहीं से बनते हैं जिसमें अत्यधिक अभिकारक पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। एक और पॉइंट इसका लिख लें, जिससे 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 क्या होना है भाई, जिससे अत्यधिक अभिकारक पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे अत्यधिक अभिकारक पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, क्लियर, ठीक है। जिससे अत्यधिक अभिकारक पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जिससे अत्यधिक अभिकारक पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो था हमारा सांद्रता का प्रभाव था। अब हम पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। क्लियर, क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट है दाब में परिवर्तन, ठीक है। देखिए अभी दाब में परिवर्तन या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कह सकते हैं, या फिर दाब का प्रभाव, क्योंकि कारक प्रणाली प्रभावित करने वाले तो दाब का प्रभाव भी हो सकता है। यानी कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा रिवर्सिबल अभिक्रिया पर, या फिर वो भी किस पे, गैसीय वाले पे। ये चीज ध्यान रखना है। कभी आप सोचे वहां पे गैसीय शब्द नहीं जोड़ा गया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि गैसीय जो अभिकारक होते हैं उन पर दाब का प्रभाव अलग कार्य करता है, और जो हमारे द्रवित अवस्था में होते हैं उन पर दाब का प्रभाव अलग कार्य करता है, और ठोस पर दाब का प्रभाव अलग कार्य करता है। तीनों ही अवस्थाओं में दाब का प्रभाव अलग कार्य करता है। जबकि आपको पता है ला सातेलिए का नियम है वो किस पर इफेक्टेड है, गैसीय पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, किसी गैसीय निकाय में, किसी यहाँ पे स्पष्ट भी कर दिया है हमने, किसी गैसीय निकाय में दाब बढ़ाने पर, क्लियर, किसी गैसीय निकाय में दाब बढ़ाने पर किसी गैसीय निकाय में दाब बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ती है। क्या है, मोलों की संख्या बढ़ती है। किसके मोलों की संख्या, ग्राम अणु या मोलों की संख्या बढ़ती है। अतः साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है। साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जहां मोलों की संख्या क्या हो, कम हो जाती है, जहां पर मोलों की संख्या कम हो जाती है। क्लियर, फिर से देखें, किसी गैसीय निकाय में दाब बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ती है। अतः साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जहां मोलों की संख्या क्या हो, कम हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी का पॉइंट क्या है, इसके अपोजिट चले जाएंगे यहाँ पे भाई। इसी प्रकार दाब कम करने पर, यदि दाब कम कर दिया जाए अभिक्रिया पर, तब प्रति इकाई मोलों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। आप एक चीज ये बताइए भाई, हम क्या ले रहे हैं, एक एपरेटस ले रहे हैं। जब एक एपरेटस हमने लिया और इसमें एक चल पिस्टन हमने लगाई भाई, क्या लगाई, चल पिस्टन लगाई। आपको पता है गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। हमने इसमें क्या काम करा, एक चल पिस्टन लगा दी। क्या लगाई भाई, चल पिस्टन लगाई, क्योंकि चल पिस्टन के अकॉर्डिंग ही जब हम इसको नीचे की ओर दबाएंगे तब क्या होगा, जैसे कि ये गैसों के अणु हैं ये दूर दूर हैं। जब हमने अगले स्टेप में क्या काम करा बेटा, अगले स्टेप में हम क्या काम कर रहे हैं, इस चल पिस्टन द्वारा हमने ये चल पिस्टन यहाँ ना आकर के कहाँ पर आ गई भाई, यहाँ पर आ गई। गैसों के अणु ही बराबर हैं, जब यहाँ पे ये होंगे तब आप बताइए इनके जो कण होंगे
वो थोड़े नजदीक आ जाएंगे भाई आपस में। जब आपस में कण नजदीक आ जाएंगे तो क्या यही पॉइंट लिखाया गया है यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे देखो दाब जब हम बढ़ा देंगे, यहाँ पर यहाँ चल पिस्टन है हमारे और यहाँ चल पिस्टन यहाँ पर हो गई, तब क्या होगा, प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो कण हैं यानी कि ग्राम अणु हैं, उनके मोलों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अतः साम अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जहां मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्लियर। ठीक इसके अपोजिट क्या है, यदि हम दाब फिर से इसको पिस्टन को ऊपर ले लें, कम कर दें, तब प्रति इकाई मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, दूर दूर है तो घट जाएगी, और घटने पर क्या होगा, साम अवस्था उधर विस्थापित होगी। साम अवस्था उधर विस्थापित होगी जहां पर मोलों की संख्या क्या हो, अधिक हो। क्लियर। जहां पर मोलों की संख्या अधिक हो, शाम उस दिशा में होगी। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट क्या है, ताप में परिवर्तन। ठीक है, मैंने इसकी आपको बताया था ताप में परिवर्तन दो प्रकार की अभिक्रियाओं पर होता है। एक हमारा क्या होता है, ऊष्मशोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन पर अलग होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर अलग होगा। क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए भाई, क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, जो पीछे हमने जो कराया था दाब में परिवर्तन कराया था, तो दाब में परिवर्तन वहां पे हमने चेंज इन टेम्परेचर लिख दिया था, तो वहां पे भाई ये कर लेना, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर। क्लियर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है भाई, ये आप वहां पे सही कर लेना, जल्दबाजी में हो गया होगा भाई। चेंज इन प्रेशर यानी कि प्रेशर लिखने की जगह टेम्परेचर कर दिया था, वो आप वहां पे चेंज कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, पिछला जो दूसरा पॉइंट था हमारा वो क्या था, ताप दाब में परिवर्तन था। दूसरा पॉइंट क्या था, दाब में परिवर्तन था, और ये क्या है, ताप में परिवर्तन है। ठीक है भाई, वो दाब में परिवर्तन हमने बताया था एक पिस्टन के द्वारा। तीसरे पॉइंट पे हम कर रहे हैं ताप में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है भाई, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक नाम से क्लियर है। शोषी, शोषी का मतलब शोषण किया जाए, वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जनरल दैनिक जीवन में आप एक एग्जाम्पल बहुत देखते हैं, जब आप एक डिटर्जेंट पाउडर को थोड़ा हाथ पे लेकर और जल के माध्यम से उसको संपर्क मिलाकर क्रस्ट करते हैं, तब हमें क्या होता है, गर्म महसूस होता है डिटर्जेंट पाउडर। तो वो रिएक्शन क्या है, नहीं उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं, ऊष्मा की आवश्यकता उसमें नहीं है। जैसे कि हम अगर वो अभिक्रिया क्या है हमारी एंडोथर्मिक है, क्या है, एंडोथर्मिक अभिक्रिया का एग्जांपल जो बता रहा था मैं, एंडोथर्मिक अभिक्रिया का एग्जांपल, डिटर्जेंट पाउडर को आप हथेली पर थोड़ा सा लेकर जल मिलाकर क्रस्ट करेंगे तो हमें गर्म महसूस होगा, क्योंकि ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया में। ऊष्मा क्यों निकलती है, क्योंकि उसमें कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा के कास्टिक की वजह से क्या होता है भाई, कास्टिक की वजह से क्या होता है, कास्टिक सोडा नहीं कास्टिक होता है। ठीक है, पोटेशियम यानी कास्टिक होता है। कास्टिक की वजह से क्या होता है, हमारे जो भी बर्तन या फिर हमारा क्या नाम है जितने भी कपड़े हैं वो सब क्या होते हैं, उनमें जो भी हमारे डस्ट होती है उसको काट देती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, उसमें हमें क्या काम करना होता है, अगर हम जल मिलाएंगे तो हमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसमें। ठीक है, जब उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वो क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए, वे अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी का मतलब शोषण किया जाए, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। और दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित हो जाए स्वयं ही क्या कहलाती हैं हमारी, एंजो यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, समझ लीजिए, शाम अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक दोनों अभिक्रियाओं पर अलग अलग हैं। पहला पॉइंट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है भाई, रिएक्टेंट है प्लस टेम्परेचर है, रिवर्सिबल प्रोडक्ट एंड माइनस टेम्परेचर। क्लियर, यहाँ पे माइनस टेम्परेचर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता हो रही है इसलिए माइनस लिखा हुआ। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे, जो डेल्टा एच होता है, जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। क्लियर, डेल्टा एच का मान क्या होगा भाई, धनात्मक होगा। यहाँ पे क्या है, इस अभिक्रिया में
ताप बढ़ाने पर, इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है। क्लियर। यहाँ पे फिर से देखेंगे, इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर, अगर हम किस अभिक्रिया में, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा शोषी, उसमें ताप की तो वैसी आवश्यकता है, और हम अगर इसमें ताप बढ़ा दें तो क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। जब प्रोडक्ट हमारा जल्दी बनेगा तब आप समझ जाइए जो साम्य अवस्था होगी वो क्या होगी, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी। क्लियर है। तो सिंपल सी पॉइंट है, क्या होगा, अग्र दिशा में साम्य अवस्था विस्थापित हो जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक। फिर से देखिए, एक्सोथर्मिक में क्या है, रिएक्टेंट हो गए हमारे, यानी कि रिएक्टेंट, रिवर्सिबल, प्रोडक्ट हो गया, प्लस टेम्परेचर। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो डेल्टा एच का मान क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक होगा। ठीक है। एक चीज ध्यान रखें, अगर यहाँ पर किसी भी कोई भी अभिक्रिया, मैं ट्रिक बता रहा हूं डेल्टा एच ज्ञात करने के लिए, कभी भी किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, भाई निकलेगी तो यहाँ प्लस में होगी, यहाँ जब प्लस में होगी तो डेल्टा एच का मान अपोजिट होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पे ऊष्मा क्या है, अगर यहाँ पे माइनस में ऊष्मा है, अगर यहाँ माइनस में ना दे रखी हो तब रिएक्टेंट के साथ में प्लस में तो ऊष्मा दे ही रखी होगी। जब प्लस में टेम्परेचर दे रखा होगा, ऊष्मा दे रखी होगी, तो डेल्टा एच का मान क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से अपोजिट होगा, यहाँ से नहीं। देखें, कभी आप सोचें यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस में, ठीक है, यहाँ से अपोजिट होगा, और यहाँ से भी देखोगे तब भी सही है, लेकिन इस केस में नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड ले लीजिए, वन साइड ले लेंगे तो दोनों रिएक्शन के लिए आपको इजी होगा। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट के साथ में ऊष्मा माइनस में है तो डेल्टा एच का मान क्या होगा, हमारा धनात्मक होगा, अपोजिट होगा, और यहाँ पे प्लस में है तो डेल्टा एच का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप समझिए क्या है भाई, इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर, अगर ताप बढ़ा दिया जाए, आप समझिए, एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऑलरेडी क्या हो रहा है, टेम्परेचर निकल रहा है, और ऊपर से हम ताप और भी बढ़ा रहे हैं। जब ताप हम और बढ़ा रहे हैं तब क्या होगा, साम्य अवस्था विपरीत दिशा में, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन पर विस्थापित होगी। क्लियर। किस पे होगी, बैकवर्ड रिएक्शन पर विस्थापित होगी। ये थोड़ा सा पॉइंट भाई थोड़ा डीपली समझ लीजिए, फिर से बता रहा हूं मैं, यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है, जिनमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, अगर हम इनमें ताप बढ़ा दें, क्या कर दें, ताप बढ़ा दें, तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। यानी कि जब अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एक तो ताप की उसे आवश्यकता है और ताप हम ऊपर से और बढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। जब प्रोडक्ट जल्दी बनेगा तो साम्य अवस्था अग्र दिशा में, ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ विस्थापित हो जाएगी। क्लियर। अब हमारा पॉइंट है ऊष्माक्षेपी में, इसमें क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा निकल रही है। एक तो इसमें अभिक्रिया करते समय ऊष्मा ऑलरेडी उत्सर्जित हो रही है, और हम इसमें ऊष्मा और दे रहे हैं, जब टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं तब क्या होगा, इसमें जो होगा साम्य अवस्था क्या होगी, वो विपरीत दिशा में क्या होगी, रिएक्टेंट की तरफ, यानी कि विपरीत दिशा में आएगी। विपरीत दिशा में आएगी तो साम्य अवस्था की तरफ विस्थापित होगी, विपरीत दिशा में विस्थापित होगी। क्लियर। अब मैं एक लास्ट पॉइंट है जो लास्ट आते जो साम्य अवस्था को, यानी कि साम्य अवस्था को प्रभावित करता है, वो लास्ट पॉइंट कौन सा है, यानी कि कैटलिस्ट। क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक में परिवर्तन। ठीक है। एक बात ध्यान रखें, किसी भी अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इस सब में। ठीक है। क्या करना है हमें, उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। चौथा पॉइंट है हमारा उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। क्लियर। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है, समझ लीजिए। उत्प्रेरक का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। क्लियर। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है भाई, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है भाई, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट क्या है समझ लीजिए। कैटालिस्ट आप जानते हैं, मैं एक रिएक्टेंट, एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन देख बता रहा हूं आपको, A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी, C प्लस डी। क्लियर। इस पे हमने कोई भी कैटालिस्ट लगाया, कोई भी क्या लगाया, कैटालिस्ट लगाया, तो कैटालिस्ट इस पे भी कार्य करेगा। समझ रहे हैं, अग्र अभिक्रिया के लिए भी कार्य करेगा और पश्च अभिक्रिया के लिए भी कार्य करेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। जो भी अभिक्रिया है हमारी, कौन सी है, रिवर्सिबल अभिक्रिया है। कौन सी है भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है।
और रिवर्सिबल रिएक्शन पर कैटालिस्ट का कोई भी प्रभाव नहीं होता है साम अवस्था पर। ठीक है, साम अवस्था को कैटालिस्ट प्रभावित नहीं करता है। किस पे? रिवर्सिबल अभिक्रिया पर। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यानी कि अग्र दिशा के लिए भी कैटालिस्ट भी उतना कार्य करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी कैटालिस्ट उतना ही कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। यानी कि दोनों दिशाओं पर एक समान वृद्धि करता है, अभिक्रियाओं की गति एक समान वृद्धि करता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे लिख लेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन पर कैटालिस्ट दोनों दिशाओं में समान कार्य करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन पर कैटालिस्ट दोनों दिशाओं पर समान कार्य करता है। क्या करता है? समान कार्य करता है। तो इसमें इस पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं होता। ठीक है, साम अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब लिख दे रहे हैं नो इफेक्ट इन दिस कैटालिस्ट। ठीक है, साम अवस्था पर कैटालिस्ट का ठीक है भाई, कैटालिस्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? यानी कि साम अवस्था पर जो रिवर्सिबल अभिक्रिया है, इस पर रिवर्सिबल अभिक्रिया पर साम अवस्था का कैटालिस्ट का साम अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है और उस पर आप क्या काम कर रहे हैं? उत्प्रेरक का प्रभाव दिखा रहे हैं, तो साम अवस्था पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कैटालिस्ट दोनों दिशाओं में क्या है? समान कार्य करती है। ठीक है, दोनों दिशाओं में क्या है? कैटालिस्ट समान कार्य करता है। ठीक भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में मिलते हैं एप्लीकेशंस, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक, ला सातेलिय नियम के अनुप्रयोग तथा दैनिक जीवन में इसके क्या महत्व हैं, वो हम कल की क्लास में क्लियर करने वाले हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।